सबसे यम्मीएस्ट खस्ता कचौरी प्लस उसके साथ इमली की चटनी की रेसिपी। चलो शुरू करते विद द वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोगों को भी मेरी तरह कचौरी बहुत पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मूंग दाल लिया है, एक बड़ा कप मूंग दाल। ये वाला स्टेप आपको सबसे पहले करना है क्योंकि ये जो है हमें अच्छे से वॉश करके इसे हमें एक साइड में रखना होता है सोक करने के लिए 2 आवर्स के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले करना होता है। उसके बाद ये अच्छे से फूल जाने के बाद इसे हम स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि आज की कचौरी बन रही है हमारी मूंग दाल वाली कचौरी। अब मैंने इसे अच्छे से वॉश किया है और सोक करने रख दिया है 2 आवर्स के लिए। तो इसके लिए पहले मैंने लिया है मैदा क्योंकि हम लोग बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल वाला, तो इसलिए मैदा। आप चाहे तो मैदा और आटा मिक्स कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ आटे से ही बना सकते। उसके बाद मैंने यहाँ पे अजवाइन को कूट लिया है। मैं इसमें अजवाइन को भी डाल दूँगी फॉर द टेस्ट और साथ ही में नमक। उसके बाद घी को मैं ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 3 से 4 स्पून मैं घी ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। घी इसीलिए ऐड किया जाता है क्योंकि ये अच्छे से क्रिस्पी एंड अच्छे से खस्ता बने कचौरी। तो जब आप इसे अच्छे से मिक्स करोगे आपको इस तरह से इसे करके देखना होगा। अगर वो नहीं बन रहा है इसका मतलब अभी तक ये नहीं बना है ठीक से। तो इसमें मैं और एक बार एक बड़ा स्पून में घी ऐड करके इसे बना रही हूँ मैं। और जब आप ऐसे मुट्ठी बनाओगे ना तो ये ऐसे बिखरना नहीं चाहिए। ये देखो इसका मतलब ये परफेक्ट बन गया है। अब मैं इसे ऐसे बिखेर दूँगी तो ये परफेक्ट है। तो ये तो हो गया बेसिक सा। अब इसको हम लोग जैसे कि नॉर्मली आटा गूंथते हैं ना रोटी वगैरह के लिए, वैसे ही पानी की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा मिला के आटा गूंथ लेना है। अब आटा गूंथने का स्टाइल ये है, मतलब स्टाइल नहीं है लेकिन मेथड ये है कि हमें नॉर्मल आटा जो हमारा जो होता है नॉर्मल होता है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। लेकिन इस बार ये जो मैंने मैदा यूज़ किया है तो इसीलिए मैं यहाँ पे आटा गूंथते वक्त मैं इसे आटे को थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे रखना पसंद करूँगी क्योंकि मैदे का आटा है तो ऑब्वियसली ये बाद में थोड़ा सा हार्ड टाइप हो जाता है, रबर टाइप। इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट रखती हूँ। और अगर आप ये मैदे से बना रहे हो तो मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगी। इसके बाद ये देखो जब मैं इसे ऐसे ये दोनों हाथों से करूँगी तो ये ऐसे एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसे ढक के 15 मिनट्स तक रखना है। लेकिन इसका मेथड ये है कि आपको एक तो गीले हाथों से मैं ऐसे कर रही हूँ। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं, जो आपके पास कॉटन का टॉवल वगैरह जो भी होगा, हल्का सा कपड़ा उसको गीला करके पानी निचोड़ के उसके ऊपर ढक के रखना है 15 मिनट के लिए। तो क्योंकि मैंने पानी लगा रखा है तो मैं ऐसे ही उसको रख रही हूँ 15 मिनट्स के लिए। यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं मेरे दाल को, तो मैं उसके पानी पूरा निकाल रही हूँ। और अब मैं इसे एक मिक्सर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसे हमें पीस देना है लेकिन ध्यान में रहे इसे हमें दरदरा ही पीस देना है। ये देखो पीस के रेडी है। इसका फ़ाइन पेस्ट भी नहीं बनाना है और इसे एक साइड में रख देते हैं। दूसरी तरफ एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर लेना है। उसमें मैं डालूँगी सूखी धनिया और ब्लैक पेपर पाउडर, या फिर आप ब्लैक पेपर डालोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये हम लोग खड़े मसाले का जो है ये बनाते हैं मिक्सचर। और इसमें आप चाहे तो आप इसमें जीरा और कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पेस्ट नहीं है, ये मिक्स होके रेडी है। इसे भी दरदरा ही पीसा है क्योंकि कचौरियों में दरदरा ही होता है, एकदम फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखा है मैंने। अब ये बन गया। अब नेक्स्ट साइड हम लोग एक बर्तन थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसे गर्म होने के बाद उसमें हम ये जो भी हमने खड़े मसाले का रेडी किया था वो हमें उसमें डाल देना है। और ऑयल को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि ये जो मसाले हैं वो अंदर तक पकने चाहिए, तभी तो टेस्ट आएगा इसीलिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसे अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हींग और इसे भी अच्छे से मिला रही हूँ। हींग तो यार बहुत ज़रूरी है क्योंकि ढाबे स्टाइल या फिर स्ट्रीट फूड है तो हींग तो होना ही चाहिए। इसके बाद ये बनने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है बेसन। बेसन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बाइंडिंग का काम करता है, प्लस इसमें जो भी मॉइस्चर है ये इसे सोक कर देगा।
तो बेसन बहुत ज़रूरी है और इसे डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बेसन भी यूज़ करूँगी। ये वैसे एनहेंस का मतलब टेस्ट को एनहेंस करेगा, तो क्यों नहीं थोड़ा सा और बेसन हो जाए। फिर से अच्छे से मिक्स होने के बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से बन गया है, ऑयल एकदम सूख गया है। अब बारी है हमने जो पेस्ट बनाया था, जो भी हमारा पेस्ट था मूंग दाल की, तो हमें उसको इसमें डालना है। पेस्ट मतलब पेस्ट नहीं था, वो थोड़ा सा दरदरा ही पीसा था हमें, तो मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। वैसे ये जो रेसिपी है ये मैंने एक ढाबे वाले भैया से ही पूछा है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइए ना कि आपको भी कैसा लगा। तो इसे डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद मैंने ग्रेटेड अदरक डाला है, उसके बाद मैंने नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची पाउडर वो भी आपके हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डाल लो, हल्दी पाउडर, साथ ही साथ गरम मसाला, चाट मसाला थोड़ा सा, कोरिएंडर पाउडर और ये कसूरी मेथी, ये हमारा घर का ही था, तो इसे थोड़ा सा ऐसे हथेली से ऐसे मैश करके मैंने डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन अभी खाना है, आपको पसंद है तो बनाना भी पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और जैसे कि मुझे लगा कि ये बन गया है, इसे मैंने एक साइड कर दिया है। अब रेडी करते हैं इसके स्टफिंग जो रेडी है। अभी मैं इसका छोटा छोटा सा बॉल बनाऊंगी। अब मैं बॉल क्यों बना रही हूँ ये देख सकते हो आप, मैंने एकदम नींबू के साइज़ का बॉल बनाया। बॉल मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि जब मैं इसका जो है रेडी करूँगी आटे में, जब मैं स्टफ़ करूँगी तो ये मुझे आसानी पड़ जाए। तो इसी तरह से मैंने इसके बॉल्स जो भी स्टफिंग के है वो मैंने सारे के सारे बना के मैंने एक साइड में मैं कर दे रही हूँ। और अब ये रेडी है, मैंने सारे स्टफिंग के बॉल्स मैंने बना के रेडी कर दिए हैं। चलो अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे। तो यहाँ पे जो आटा मैंने रखा था उसको मोर देन 15 मिनट्स हो गए हैं, तो इसको मैं अभी हथेली से, जैसे हम लोग रोटी के लिए नहीं करते वो गोला गोला सा, ऐसे ही हमें करना है एकदम राउंड सा। फिर उसके बाद बीच में ऐसे प्रेस करना है और उसके बाद हमें साइड से प्रेस करते जाना है, उसे एकदम गोला सा शेप देने के लिए। बाद में हमें बीच में प्रेस नहीं करना है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब हम लोग स्टफिंग डाल के जब हम लोग बनाएंगे तो वो टूटनी नहीं चाहिए, स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए, इसीलिए बीच में थोड़ा सा थिक ही रखेंगे। फिर स्टफिंग का जो लड्डू जो बनाया था उसको उसमें प्लेस करके ऐसे मोदक के शेप से उसे मतलब पूरा सा पैक कर देना है। और फिर बीच में अब हम लोग डालेंगे बीच में प्रेशर, और वहाँ से ऐसे थोड़ा सा चपटा करके, ज़्यादा प्रेशर मत डालो क्योंकि स्टफिंग बाहर आ सकती है। तो हल्के हल्के हाथों से आपको इसे कचौरी का शेप देना है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, मैं इसे ऐसे घुमा घुमा के मैं दे रही हूँ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। मुझे कचौरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा एक मार्केट में फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं वहीं से कचौरियाँ खाती हूँ। और इसका टेस्ट बाद में मैंने टेस्ट किया था तो इसका टेस्ट एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा था। अब मुझे पता चल गया आपके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने इसी तरह से मैंने बाकी सारे मेरे कचौरियाँ बना दिए थे, आप देख ही सकते हो। जब पहली बार आप बनाओगे तो फर्स्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाद में आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे करीबन आई गेस 5 से 6 तैयार कर दिए थे बना के, मतलब जितना मैंने आटा गूंदा था उसके हिसाब से तो इतना ही हो पाया था। आई गेस 5 ही हुआ था या 6 ऐसे कुछ, आप देख ही पाओगे अभी। तो पहले मुझे लगता था कि कचौरियाँ जैसे खाने में इतना यमी लगता है तो बनाना में भी उतना मुश्किल होगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने दिल से ट्राई किया है। तो आप भी अगर मन से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टफिंग जो भी है ये बच गया है, तो ये हम लोग ना फ्रिज में 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हो। यस। तो दूसरी तरफ अब मैंने तेल को गरम कर दिया है। तेल ज़्यादा गरम नहीं है और मैंने थोड़ा सा गरम होने के बाद, जैसे कि हमें गरम गरम से ऐसे फील ना हो जाए हाथ लगाने के बाद, मतलब हाथ ऐसे ऊपर रखने के बाद वैसे फील होने के बाद मैंने इसमें कचौरियाँ डाल दी है। जितना आपका बर्तन में आपका फिट आ सकता है उतना आप डाल दीजिए।
उसके बाद आपको कचौरियों को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। उसे ऐसे तेल से ऐसे ऐसे करते रखना है, वो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपको जब लगे कि नीचे से हाँ थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, उसके बाद आपको उसे टर्न करना है ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो हमने क्यों तेल ज़्यादा गर्म नहीं था तब हमने क्यों डाला है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो कचौरियाँ है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए, ना कि सिर्फ बाहर से। आप देख सकते हैं मेरी कचौरियाँ कितनी फूल गई है एंड आई जस्ट लव इट। तो ये रेडी है मेरी कचौरियाँ। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सिर्फ कचौरी ही नहीं, चटनी भी। तो मैंने यहाँ पे चटनी के लिए इमली को पानी में, गर्म पानी में मैंने सोक करने रखा था 15 मिनट्स के लिए। अब मैं इसे मिक्सर में डालूँगी, एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं कर रही हूँ, और इसे मैं ग्राइंड करूँगी फाइन पेस्ट के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। किस किस को पसंद है इमली की चटनी वैसे। तो ये हो गया ग्राइंड। इसे ग्राइंड होने के बाद आपको छन्नी की मदद से इसे छान लेना है, क्योंकि इमली का जो भी अनवांटेड सा थिंग होता है वो हमें नहीं चाहिए। हमें एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि चटनी इमली की वैसी होती है। तो मैं यहाँ पे इसे छान रही हूँ अच्छे से। इमली की चटनी बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ये एकदम ढाबा स्टाइल वाला है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये बन गया है चटनी मेरा, मतलब जो भी मैंने इमली के पेस्ट बनाया था उसका मैंने ये बना के रेडी कर दिया। अब चलो मेन प्रोसीजर अभी बाकी है, चलो मेन प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में लिया है ऑयल, थोड़ा सा गर्म होने के बाद क्यूमिन सीड्स, जीरा, हींग, और इसे मिलाना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। हींग डालते ही ना जो मसाले होते हैं ना उनका क्या ही स्मेल आता है यार, इतना यम्मी सा लगता है। इसके बाद मैंने जो भी इमली का वो पेस्ट रेडी किया था, उसे इमली का पानी उसे हम इसे डाल के अच्छे से इसे मिक्स करना है। अब मेन बारी आती है, इमली की जो चटनी होती है वो खट्टी और मीठी होती है, तो खट्टापन तो इससे आ जाएगा इमली से, मीठापन के लिए भी कुछ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है गुड़। आप काला गुड़ या जो भी आपके पास है वो ऐड कर सकते हैं। फिर उसके साथ मैंने शुगर को भी ऐड किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी देर में इसे ऐड करते रखा है मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया है रेड चिली पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, फिर यहाँ पे ऐड करूँगी मैं क्यूमिन सीड्स। आप क्यूमिन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्यूमिन सीड्स के पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जो मेन थिंग है वो ये है कि एक बार इसका बॉईल आ जाए तो आप तभी आप फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जितना गाढ़ा पतला चाहिए उसके हिसाब से आप बना सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए था तो मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखा था। आप देख सकते हो इसमें अभी बॉईल आना शुरू हो गया है, इस वक्त आप बंद कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाया था। आप देख सकते हो मेरी चटनी की कंसिस्टेंसी, और ये अभी रेडी है। मैंने इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। वैसे ये मैंने चटनी फ़र्स्ट टाइम मेरे घर पे ट्राई की थी। तो यहाँ पे मैंने एक मिर्ची को भी तेल में थोड़ा सा फ्राई करके डाल दिया कचौरी के साइड में, और उसके ऊपर द यम्मीएस्ट इमली की चटनी। लग रहा है ना बहुत ही माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग। तो इसे अच्छे से मैंने ऊपर से फोड़ भी दिया है ताकि चटनी अंदर तक जाए, खाने में मज़ा आ जाए। ये देखने में ही लग रहा है इतना यमी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इसके अंदर की स्टफिंग आप देख ही सकते हो, ये बहुत ही क्रंची बना था। इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इमली की चटनी, अंदर की स्टफिंग बहुत ही उभर के इसका टेस्ट आ रहा था। तो आप लोग भी घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।